नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हमें एक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके सामान्य परिचय के बारे में। आज हम उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम आज अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं और इसमें इसके सामान्य परिचय को थोड़ा सा हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम इसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है वो है विषुवत रेखा, यानी कि जीरो डिग्री जो लैटिट्यूड है वो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री पर है और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है वो है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में है वो है मकर रेखा। ये है इम्पोर्टेंट। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त और जो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। और अब जान लेते हैं अश्व अक्षांश क्या होता है। तो अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का उच्च वायुदाब, यानी कि जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 30 डिग्री से जो 35 डिग्री के जो मध्य का जो क्षेत्र है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जिसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये देख सकते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड। फिर हम जानने वाले हैं भूमध्य रेखा के बारे में। तो क्या होती है भूमध्य रेखा, क्या होती है विषुवत रेखा, इक्वेटर के बारे में। तो 0 डिग्री अक्षांश जो होती है वो अब इनके बारे में विस्तार से जान रहे हैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो जो 0 डिग्री जो अक्षांश होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांश जो महानवृत्त है, यानी कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और इसकी लंबाई 40,096 किलोमीटर है और यह 3 महाद्वीप, 3 जलराशि और 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 3 तो कंटिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज एंड 13 कंट्रीज से होकर गुजरती है। और इसके बारे में जो फैक्ट है वो है कि विषुव यानी कि वर्ष में 2 बार लंबवत रहता है सूर्य, यानी कि सूर्य इस पर वर्ष में 2 बार लंबवत रहता है जब जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यानी कि दिन और रात जब बराबर रहते हैं तो उस जो समय होता है उसको विषुव कहते हैं। उस समय सूर्य पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इस पर लंबवत रहता है। तो वो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव पर लंबवत रहता है, जो विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है सूर्य। और दोस्तों 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत रहता है और 21 और 23 सितंबर को 23 सितंबर को आपको पता ही है कि ये वापस से फिर इस पे विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाता है और फिर 22 दिसंबर को ये जो सूर्य है वो मकर रेखा पर होता है, फिर वापस से 21 मार्च को विषुवत रेखा पर हो जाता है। तो सर्वाधिक औसत ताप आपको ये भी याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सेम होती है। और यहाँ पे सर्वाधिक औसत ताप होता है हाई मीन टेम्परेचर, और सर्वाधिक औसत वाष्पीकरण भी यहीं पे है और सर्वाधिक औसत वर्षा। दोस्तों यहाँ पे औसत लगाना मत भूलिएगा, सर्वाधिक औसत वर्षा भी यहीं पे होती है और सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पे होती है। और यहाँ पे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है क्योंकि पृथ्वी आपने सुना हो ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और न्यूनतम कोरियोलिस बल लगता है। कोरियोलिस बल क्या है तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि कोरियोलिस बल क्या है। कोरियोलिस बल एक काल्पनिक बल होता है। सर्वाधिक घूर्णन गति, यहाँ पे इसकी सर्वाधिक घूर्णन गति होती है। और नल आइसलैंड यानी कि काल्पनिक शून्य द्वीप, जहाँ पे ये जहाँ पे 0 डिग्री, जहाँ पर ये 0 डिग्री जो ये लैटिट्यूड है और जो 0 डिग्री
जो लॉन्गिट्यूड है जो वहाँ पर जो मिलते हैं तो उसे शून्य द्वीप कहते हैं। यहाँ पे कोई द्वीप तो नहीं है, ऐसे इसलिए ये एक इमेजिनरी द्वीप है, जिसे काल्पनिक शून्य द्वीप या फिर इमेजिनरी, इसे नला आइसलैंड कहते हैं, जो कि गिनी की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ गिनी, और दक्षिण अटलांटिक महासागर अफ्रीका में है। यहाँ पे 0 डिग्री के अक्षांश और देशांतर का मिलन होता है। और अफ्रीका की कांगो नदी है जो कि 2 बार इसको काटती है। दोस्तों ये भी इसको याद रखिएगा कि जो अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो इसको 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की कांगो नदी इसको 2 बार काटती है। आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हो कि ये जो नल आइसलैंड इज एन इमेजिनरी आइसलैंड लोकेटेड एंड 0 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री ईस्ट, हैंस नल in the South Atlantic Ocean. This point is where the equator meets the prime meridian. यानी कि जहाँ पर ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है मिलती है, उस जगह को नल आइसलैंड कहते हैं। आप ये यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये जो कांगो जो रिवर है, ये आपको दिख रही होगी कांगो रिवर, जो कांगो नदी है वो इसको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये नीचे देख सकते हो कि मकर रेखा है, इसको ये लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है। आप इस वाले मैप में भी देख सकते हो। तो ये जगह है जिसको जो कि नल आइसलैंड के नाम से जानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि जो ये भूमध्य रेखा है इसको ये किन किन देशों से गुजरती है। हमने जाना था कि ये 13 देश, 3 महाद्वीप व 3 जल राशियों से होकर गुजरती है। लेकिन कौन से हैं वो 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल राशियाँ? तो जो महाद्वीप हैं वो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हिस्सा है वो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। फिर है अफ्रीका, ये जो अफ्रीका का हिस्सा है। और फिर इसके बाद में है ये जो है वो है एशिया। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 ही जल राशियों से, जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये यहाँ का एरिया प्रशांत महासागर है, फिर उसके बाद में इधर अटलांटिक महासागर, और फिर यहाँ पे इंडिया के पास में है ये हिंद महासागर, और फिर से इधर प्रशांत महासागर। तो ये 3 महासागरों से होकर गुजरती है। और जो कंट्री है, जिन कंट्री से ये होकर गुजरती है, तो वो है सबसे पहले जो कंट्री है वो है इक्वेडोर के बाद में है कोलंबिया के बाद में है ब्राज़ील, फिर साउ टोमे एंड प्रिंसेप, ये देख सकते हो यहाँ पे, फिर है गैबोन, फिर है रिपब्लिक ऑफ द कांगो, और फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर युगांडा, फिर कीनिया, फिर सोमालिया, फिर है मालदीव, और फिर है इंडोनेशिया, फिर किरिबाती। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंट्री है वो है यहाँ पे, और आप इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हो। यहाँ पे शायद लिखे हुए में गेबोन नहीं है, आप डाल लीजिएगा इसमें गेबोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो लाइन लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। वो है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को, यानी कि ये 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये इंग्लिश में भी है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर of the poles is 1/4 of a circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degrees, meaning 90 degree. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. तो भूमध्य रेखा के बारे में हम जान चुके हैं, और अब हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो कि पृथ्वी को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसको जो ये माही नदी है, देख सकते हो यहाँ पे ये माही रिवर, ये 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को तो कांगो नदी काटती है, और जो मकर रेखा को लिम्पोपो, और इसको याद रखना कि जो माही रिवर है इंडिया की वो इसको 2 बार काटती है।
23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है। 3 महाद्वीप, 16 देश और 6 जलराशियाँ गुजरती है। इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर है। 36,788, उसकी 40,099 किलोमीटर थी, इसकी 36,788 किलोमीटर है और भारत की माही नदी से 2 बार काटती है। आप मैप में देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है, तो ये माही रिवर इसको 2 बार काटती है। यहाँ पे भी देख सकते हो अभी ये इससे कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से देश कौन कौन सी वाटर बॉडीज जाती इससे गुजरती है, वो देख लेते हैं। तो जो महाद्वीप है वो 3 महाद्वीप है। वो है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उसमें तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया थे, यहाँ पे उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है। और जो 16 जो देश हैं वो है मैक्सिको। पहला है मैक्सिको, ये देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिको, और फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर है बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। तो आप कंफ्यूजन में रहना कि इसमें ये आपको लग रहा होगा कि रेखा इधर चलिए नेपाल को कट करती होगी, लेकिन नेपाल को नहीं काटती है। और जो 6 जो जलराशियाँ हैं वो है प्रशांत महासागर, फिर है मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, अरब सागर और ताइवान की खाड़ी। जो अरब सागर है वो कि इंडियन ओशियन के आसपास ही है। अब देख लेते हैं ये जो मकर रेखा और जो आर्कटिक जो व्रत है उसके बारे में। मकर रेखा के बारे में हमें पढ़ना थोड़ा कम ही है। तो जो मकर रेखा है वो है कि 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, वो जो कर्क रेखा थी वो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश पर थी, और ये 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है, उसे मकर रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और ये 3 महाद्वीप, 3 जलराशि और 10 देशों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर है और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी से 2 बार काटती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी से 2 बार काटती है। फिर आर्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री का ये उत्तरी अक्षांश है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला क्षेत्र है। अब आपको ये यहाँ जब भी जहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है वहाँ पे शीतल जलवायु वाला क्षेत्र होता है, ये याद रखना है। अंटार्कटिक वृत्त है तो 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है। इसका अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लो ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा भी जो 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जलराशियों से होकर गुजरती है उनके बारे में दिया गया है। तो ये जो 3 जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो 10 देश हैं वो है पहला है चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिकी, मेडागास्कर, फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 10 देश हैं और जो 3 जो जलराशियां हैं वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, जो कि भूमध्य रेखा भी इन्हीं 3 जलराशियों से होकर गुजरती थी। तो ये 3 जलराशियां हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो पृथ्वी है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये 6356.75 किलोमीटर है ध्रुवों के पास तो केंद्र से, और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर ये केंद्र से जो दूरी है भूमध्य रेखा पर वो 6378.13 किलोमीटर है। The Earth is almost but not quite a perfect sphere. It is as equatorial radius is 6378 km, but its polar radius is 6357 km. In other words, the Earth is slightly flattened. तो जो सामान्य परिचय हैं हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो इसका सामान्य परिचय हमने पढ़ा कि अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब हम अक्षांश के बारे में जो हमने सामान्य परिचय पढ़ा, अब हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण ताप कटिबंध, महत्व पृथ्वी के ताप कटिबंध, जो इम्पोर्टेंट एंड हीट जोन्स ऑफ अर्थ हैं वो। तो जो पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है वो है
दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। क्योंकि जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। और पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है, और वो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और शीत कटिबंध क्षेत्र। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक है वो उत्तरी शीत कटिबंध है। और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक है वो दक्षिणी शीत कटिबंध है। उसके बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त से मकर रेखा तक है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और जो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध है। ये उष्ण कटिबंध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंध है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर गर्मी और सर्दी मतलब कि एक अच्छा मौसम होता है यहाँ पे। और शीत कटिबंध है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जान लेते हैं जो उष्ण कटिबंध है उसके बारे में। तो जो ट्रॉपिकल और टॉर्रिड जोन, तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये देख सकते हो ये सन है ये, और ये यहाँ पे जो एक बार ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा और मकर रेखा है, यहाँ बीच में दिन में एक बार तो ये सर के ऊपर आता ही है यहाँ के लोगों के। तो इस यहाँ पे ये वाला एरिया उष्ण कटिबंध का एरिया कहलाता है। जो ये रेड रेड कलर का हो रखा है वो वाला एरिया। आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि जब सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश हम डालते हैं तो वहाँ पे कम क्षेत्र में फैलता है, और मतलब ये ज़्यादा होता है। और सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। उसी प्रकार सूर्य पृथ्वी के जब ये यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है बीच में इक्वेटर पर, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। और जब ये आर्कटिक वृत्त के ऊपर और अंटार्कटिक वृत्त के नीचे यानी कि पोलर जोन पर ये यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी नहीं सर्दी पड़ती है। जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में ध्रुवों की ओर जाते हैं दिन का प्रकाश बढ़ जाता है। दोस्तों हम गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं। फिर है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, वो है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर है शीत कटिबंध क्षेत्र फ्रिजिड जोन, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये मैं आपको पहले उस चित्र के माध्यम से बता चुका हूँ। तो ये जो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। अब हम जो जानेंगे वो है देशांतर रेखाओं के बारे में, और इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।